So here, hi guys, this is AFM lecture number 9.0. हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन का ही, जिसका नाम है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइजेशन वर्ड रिलेट करता है इम्यून से। लोग क्या बोलते हैं कि भाई तेरा इम्यून सिस्टम खराब है इसलिए बार बार तुझको बुखार लग जाता है, समथिंग लाइक दैट। करेक्ट। सो इम्यून इज लाइक योर स्ट्रेंथ, तुम्हारा स्ट्रेंथ। अगर इफ यू आर इम्यून टू अ डिजीज देन यू हैव स्ट्रेंथ। इफ यू आर नॉट इम्यून टू अ डिजीज देन इट मीन्स दैट यू आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ। करेक्ट। हम लोग बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बॉन्ड से क्या स्ट्रेंथ लेना है, उसके पीछे का लॉजिक समझाते हैं। देखो क्या होता है कि अगर एक जो मेन कॉन्सेप्ट है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का वो समझा रहे हैं कि मान लो कि आज से 5 साल के बाद हमको चाहिए 10 लाख रुपया। ठीक है, आज नहीं चाहिए, 5 साल के बाद 10 लाख रुपया हमको चाहिए। क्यों चाहिए 10 लाख रुपया? क्योंकि आज से 5 साल के बाद हमको एक घर खरीदना है। ठीक है, या छोड़ो, हाँ ठीक है, 5 साल के बाद हमको एक घर खरीदना है। ठीक है, तो हमको सीधा 5 साल के बाद चाहिए पूरा का पूरा 10 लाख रुपया। तो क्या किया जाए? तो क्या करना है? हर साल पैसा बचाओ और हर साल 2-2 लाख रुपए सेव करो और 5 साल के बाद तुम्हारा 10 लाख वैल्यू हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, फिक्स डिपॉजिट से या पैसा जमा करके क्या काम होगा? आपका तो इन्फ्लेशन, महंगाई दर तो बढ़ता ही जाएगा। करेक्ट है ना? तो आप क्या कर सकते हो कि आप इन्वेस्ट करो पैसा को। क्यों? इन्वेस्ट जब करोगे तो पैसा अपने आप ग्रो होता है। अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करोगे तो उसका फेयर वैल्यू बढ़ेगा। करेक्ट। और अगर डिवेंचर्स, बॉन्ड सब में इन्वेस्ट करोगे तो उसका भी फेयर वैल्यू बढ़ता है, तो पार पे बिकता चला जाता है। करेक्ट। पार छोड़ दो, तुम इन्फ्लेशन रेट से उसको डिस्काउंट करके तुम पता कर सकता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, उस हिसाब से तुम बहुत ही खरीद लेना, उस हिसाब से तुमको आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि आज से 5 साल के बाद जो हमको 10 लाख रुपया चाहिए, उसको वो लेने के लिए आज हम क्या करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे कि हर साल हमको इंटरेस्ट मिलेगा और साल जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा तो रिडेम्पशन अमाउंट भी मिलेगा। हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट को फिर से हम किसी में इन्वेस्ट कर देंगे जाके। तो जो इंटरेस्ट जैसे कि 1000 रुपया आया तो हम फिर इसको इन्वेस्ट कर देंगे, तो उस 1000 के ऊपर भी हमको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सेव करके रखते तो हमको इस इंटरेस्ट के ऊपर या इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर इंटरेस्ट मिलता भी तो फिर से उसको हम कहीं पे डाल नहीं पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाद में जो फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको पूरा करने के लिए हम लोग एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। और बॉन्ड में सिर्फ एक बार इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा उसको भी बार बार इन्वेस्ट करते चले जाएंगे कि मेरा फिनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा हो जाए, जो बाद में होने वाला है, फ्यूचर फिनेंशियल ऑब्लिगेशन। ईजी? करेक्ट। तो आपके कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि 5 साल के बाद जो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फिनेंशियल ऑब्लिगेशन है, उसको पूरा करने के लिए यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड। हाँ ठीक है, कर दो बॉन्ड में इन्वेस्ट। मान लिए ये तो बॉन्ड है, लेकिन इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? इसमें कौन सा रिस्क था, इसमें कौन सा स्ट्रेंथ आ रहा है तुम्हारे पास? ये तो नॉर्मल है, तुम अगर इन्वेस्ट करता एफडी में भी डाल देता तो भी सेम केस होता, बस उधर अति नहीं मिलता। लेकिन स्ट्रेंथ कौन सा है, समझाते हैं। देखो क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इतना ईजी नहीं है कि मतलब ईजी है कॉन्सेप्ट, लेकिन जिस तरीके से सोच रहे हो वैसा नहीं कि ये सोच रहे हो कि हम लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे 10 लाख रुपया हमको चाहिए आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो तुम सोचोगे क्वेश्चन बनाने के लिए 10 लाख रुपये मेरा फ्यूचर वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू लाने के लिए डिस्काउंट कर दोगे अपना केडी से और आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन क्यों आया है बताते हैं। देखो, हो सकता है कि आज तुम जो बॉन्ड खरीदे हो उसके ऊपर रिटर्न तुमको मिल रहा है 10%। ठीक है, ओके। बाद में हो सकता है 1 साल के बाद उस बॉन्ड के ऊपर तुमको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए 11%। ठीक है, या हो सकता है बॉन्ड के ऊपर हो जाए 9%। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कोई बॉन्ड कर सकता है कि नहीं कि इंटरेस्ट परसेंट जो कूपन रेट है वो परसेंट चेंज कर देगा। लेकिन सर ऐसा बोले कि कूपन चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा अति क्या उसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, हाँ, तो ये कूपन परसेंट चेंज हो जाता है। तो जो कूपन परसेंट अगर चेंज हो गया, जैसे कि 10% पे हम खरीदे थे बॉन्ड को, सोचे थे कि हर साल 100 रुपया आएगा तो हर साल हम 100 रुपये इन्वेस्ट कर देंगे। अब बॉन्ड का अगर ये इंटरेस्ट रेट अगर चेंज करके 10% से अगर चेंज होकर हो जाता है 9% पे, तो हर साल सिर्फ हमको 90 रुपया आएगा।
और साल के एंड पे जब हमको 10 लाख चाहिए होगा तो 10 लाख नहीं होगा, हमको मुश्किल से 9 लाख मिलेगा। तब तो ये रिस्क है। करेक्ट है ना? कि जो वो है, क्या उसको कहते हैं, इंटरेस्ट मिलने वाला है। अच्छा ठीक है, हमको याद आ गया क्या मिस्टेक है। देखो, इंटरेस्ट का कूपन रेट नहीं डिफर कर रहा है। जैसे कि हम जो बोले कि इस साल 10% पे खरीदे तो अगला साल 9% हो जाएगा, नहीं, गलत। हम ये बोल रहे हैं कि हम अभी क्या सीखे कि इंटरेस्ट जो मिलेगा फिर से उसको इन्वेस्ट कर देंगे। करेक्ट, करेक्ट। तो तुम क्या सोचा था बॉन्ड खरीदने टाइम? आज खरीदा बॉन्ड, बोला कि 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो तुम सोचा कि अगला साल भी 10% मिलेगा, दूसरा साल भी 10%, तीसरा साल भी 10%, तो हर साल 100 रुपये मिलेगा, हर साल 100 रुपये हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगला साल जैसे ही हुआ तो पता चला कि जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करने गए, दूसरे बॉन्ड में, ये तो बॉन्ड पहले से तुम्हारे पास जहाँ से तुमको 100 रुपये आ रहा है, लेकिन ये 100 रुपये तुमको इन्वेस्ट भी तो करना है कहीं पे। तो जब इन्वेस्ट करने जाओगे तो पता चलेगा मार्केट में कि अब 9% कूपन रेट्स पे सब दे रहा है। तो तुम क्या करोगे? तब तो तुमको 100 की जगह 90 रुपये मिलेगा। और जब तुम पूरा प्रेजेंट वैल्यू टेबल बनाया होगा तो तुम ये सोचो कि हर साल 100 रुपये मिलेगा हमको, और इस 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट मिलेगा, और ऐसे ऐसे करके लास्ट में हमको 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन अब तो 10 लाख नहीं होगा क्योंकि अब 90 रुपये आ रहा है। तब तो ये रिस्क है ना भाई। ये हमारे पास तो रिस्क नहीं है, इसमें कूपन रेट नहीं चेंज हुआ, मार्केट रेट चेंज हो रहा है। 100 रुपया भले ही आएगा, लेकिन उसको डिस्काउंट कर, जब वो इंटरेस्ट उसका जब री इन्वेस्ट करने जाओगे, फिर से इन्वेस्ट करने जाओगे अगला साल जैसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसके ऊपर सेम रिटर्न नहीं मिलेगा तुम जो एक्सपेक्ट किए थे। करेक्ट। तो क्या किया जाए भाई अब? तो उसके लिए क्या करना है कि हम लोग सीखते हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। हम लोग अपने आप को इम्यून करने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग, अपना फिनेंशियल इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग बॉन्ड्स का यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग अपना जो फिनेंशियल इम्यून है, कि जो रिस्क होने वाला था कि हमको अगला साल कहीं 10% की जगह कहीं 9% अगर इंटरेस्ट मिले, तब तो ये रिस्क है, मेरा भारी रिस्क है, क्योंकि 5 साल के बाद फिर 10 लाख नहीं मिलेगा हमको, है ना? तो ये जो रिस्क है, ये तो फिनेंशियल रिस्क है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास कौन सा इम्यून सिस्टम है? उस इम्यून सिस्टम को कहते हैं बॉन्ड्स। तो हम लोग बॉन्ड इम्यूनाइज करेंगे और अपना फिनेंशियल स्ट्रेंथ को हार्ड बना के रखेंगे। ओके ओके। तो कैसे करें भाई? कैसे हम पता करें कि अगला साल क्या रेट होने वाला है? वो तो रेट चेंज हो सकता है, वो तो कभी भी चेंज हो सकता है ना। अब हम क्या करें उसके लिए? तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करो, एटलीस्ट 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करो जिसका अलग अलग ड्यूरेशन है। हम ड्यूरेशन का बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी पीरियड का बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन का। ठीक है? तो तुमको एटलीस्ट 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है? और तुमको एक ऐसा पोर्टफोलियो बना लेना है। देखो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वो होता है जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टॉक्स, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आपके पास है। तो अगर एक सिक्योरिटी है तो आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है। आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा, एटलीस्ट 2 बॉन्ड, या फिर 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1000 बॉन्ड। तो तुमको एक पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए एटलीस्ट तुमको चाहिए कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। तो एटलीस्ट तुमको 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। ये जो तुम्हारा जो पोर्टफोलियो बना है, जिसको जो बॉन्ड का पोर्टफोलियो है, उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए ना, अगर वो इक्वल है ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के, तो तुम्हारा जो फिनेंशियल इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, और तुम्हारा जो बॉन्ड है वो इम्यून कहलाएगा। क्या बोले? फिर से बोलो। हम ये बोले, अगर ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी, अगर इक्वल है तो मतलब तुम जो बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हो उसके वजह से तुम्हारा फिनेंशियल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो बॉन्ड तुम्हारा इम्यून है। समझे? तो हम देखो बात करें, हम ड्यूरेशन का बात करें, हम कभी मैच्योरिटी पीरियड का बात नहीं कर रहे। मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो सकता है। ड्यूरेशन क्या होता है याद करो, 4 कॉलम, फिर 5वां वेट कॉलम, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का टोटल को कहते हैं ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है? द मिनिमम टाइम टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। जो भी हमने इन्वेस्ट किया है उसको रिकवर करने का जो मिनिमम टाइम होता है उसको कहते हैं ड्यूरेशन। तो जो पोर्टफोलियो है तुम्हारा, बॉन्ड का जो पोर्टफोलियो है, उसका जो ड्यूरेशन है वो निकालो। जो तुम्हारा लाइबिलिटी है, जैसे कि 5 साल के बाद मेरा लाइबिलिटी है, तो मेरा ड्यूरेशन कितना हुआ लाइबिलिटी का? 5 साल। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी अगर 5 साल आ जाता, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड अगर 5 साल आ जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, हमने जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उसकी वजह से मेरा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इम्यून है और बॉन्ड इम्यूनाइजेशन है। ठीक है? ओके भाई। तो एक बात क्लियर है कि हमको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसका ड्यूरेशन इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी हो। ओके ओके।
एक और बात फिर से लास्ट में बोल रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी? ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी मतलब कितना दिन में वो लाइबिलिटी तुमको इनकर होने वाला है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालें? हम तो कोई भी एक बॉन्ड का ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, करेक्ट ना? जैसे कि एक बॉन्ड है मेरे पास जिससे क्या हर साल 10% आने वाला है रिटर्न, उसका रिडेम्पशन अमाउंट ये है, तो उसका पीवी टेबल बनाएंगे, 4 कॉलम पीवी का, फिर 5वां कॉलम में वेट लिखेंगे। वेट कैसे लिखते हैं? हर एक जो प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाई टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो वेट आता जाएगा। पूरा वेट को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। फिर वेटेड एवरेज, जो वेट आया है उसको नंबर ऑफ ईयर, जैसे फर्स्ट वेट है तो फर्स्ट ईयर से मल्टीप्लाई, जो दूसरा वाला ईयर का वेट है वो अमाउंट ले लो, मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड 2, ऐसे करके बनाओगे तो जो वेटेड एवरेज का जो 6th कॉलम है वो आएगा, उसको जो टोटल करोगे तो कहेगा ड्यूरेशन। तो ये तो एक बॉन्ड का ड्यूरेशन हुआ। अभी तुमको तो बोले पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 2 बॉन्ड होना चाहिए, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 2 बॉन्ड होगा। मान के चलते कि मेरे पास 2 बॉन्ड है, तब हम पोर्टफोलियो का ये कैसे निकालें, क्या उसको कहते हैं, ड्यूरेशन। तो बोला बहुत ईजी है, दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन निकाल दो, ऐड कर दो। पहला बॉन्ड का ड्यूरेशन 2 साल आया है, दूसरा बॉन्ड का ड्यूरेशन 3 साल आया है, तो बोल दो कि हाँ 5 साल हो गया तुम्हारा। लेकिन नहीं, ये तुम्हारा पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन नहीं हुआ। अरे तो कैसे होगा भाई? दोनों का ड्यूरेशन निकाल दिया, ऐड तो कर दिया, वही दोनों तो था बॉन्ड, तो वही दोनों को जब ड्यूरेशन ऐड करोगे तो पोर्टफोलियो आ जाएगा ना? नहीं, क्यों नहीं आएगा मेरे भाई? उसके पीछे का लॉजिक आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन वो दोनों का ऐड करके ड्यूरेशन नहीं आता है, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने के लिए तुमको एक चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा और यूज़ करना होता है फॉर्मूला में। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ बॉन्ड एक्स ब्रैकेट प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ बॉन्ड वाई। मतलब जो भी ड्यूरेशन दोनों बॉन्ड का आया है, एक्स का जो ड्यूरेशन आया है, जो वाई का बॉन्ड आया है, वाई का जो ड्यूरेशन आया है, तो एक्स के ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करना होगा तुमको एक्स के वेट से, और वाई के ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करना होगा वाई के वेट से। अरे भाई ठीक है, ड्यूरेशन निकाल तो दिए, एक्स का ड्यूरेशन निकाल देंगे, वाई का ड्यूरेशन निकाल दिए, एक्स का 2 साल, वाई का 3 साल निकाल दिए। ये वेट कैसे निकालेंगे अब हम, कि एक्स का कितना वेट है, वाई का कितना वेट है? तुमको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है। और अगर क्वेश्चन में सीधा अगर नहीं देगा तो तुमको एक अलजेब्रा एक्सप्रेशन दे देगा जिसे तुम खुद निकाल सकते हो कि ड्यूरेशन क्या, कि वेट क्या होगा, वेट ऑफ बॉन्ड एक्स और वेट ऑफ बॉन्ड वाई। तो एक्चुअल में हमको क्या करना था? हमको ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड को इक्वल करना था ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी से, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी तो श्योर है कि 5 साल है, वो कांस्टेंट रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैसे निकाले? ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड, तो जो भी पोर्टफोलियो में होगा, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, जितना भी बॉन्ड होगा, सबका अपना अपना ड्यूरेशन निकालो, और जो क्वेश्चन में वेट दिया होगा उस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, सबको फिर ऐड कर दो, तो पूरा पोर्टफोलियो का तुम्हारे पास ड्यूरेशन आ जाएगा। तो अगर जो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू, तुमको करना नहीं है इक्वल, इफ़ इट इज़ इक्वल टू ड्यूरेशन, इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी, देन तुम्हारा बॉन्ड इम्यून है, तुम्हारा फिनेंशियल स्ट्रेंथ इम्यून कहा जाएगा। इजी, वेरी इजी। हम एक फिर से समराइज कर रहे हैं एक लाइन में, एक लाइन में नहीं, हम अपना रफ कॉपी में लिख देते हैं। वेदर आई हैव रिटन और नॉट, आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट आई वुड हैव रिटन। जस्ट अ मिनट। सो या नो, आई हैवंट रिटन एज ऑफ नाउ। द पेज नंबर इज 5। ओके, पेज नंबर 5 पे हम लिख रहे हैं हैशटैग बॉन्ड immunization. A person will be said to be immune to financial risk using bond only if duration of portfolio of bond is equals to duration of liability.
अ पर्सन विल बी सेड टू बी इम्यून टू अ फिनेंशियल रिस्क। कोई भी पर्सन को इम्यून कहेंगे इन अगेंस्ट फिनेंशियल रिस्क यूजिंग बॉन्ड, मतलब बॉन्ड को यूज करके हम अगर इम्यून कर रहे हैं अपने आप को, तब कोई हालत में ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड शुड बी इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। अगर दोनों इक्वल नहीं है दैट मीन्स आप इम्यून नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछता है कि चेक करो इम्यून है कि नहीं, तो तुमको यही चेक करना है, ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड इफ इट इज इक्वल टू और नॉट। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड सिखा दिए उसका फॉर्मूला, कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड फिर प्लस ड्यूरेशन ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। यहाँ एक्स और वाई क्या है, बॉन्ड है, और उसका ड्यूरेशन तुम खुद निकाल लोगे और उसका वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। बस ऐसे कर लो, अगर 3 बॉन्ड होगा तो ड्यूरेशन ऑफ जेड इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस, ऐसे करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी इजी टॉपिक, अंडरस्टूड। और एक और बात तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, वेट ऑफ जितना भी वेट दिया रहेगा कि एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड एटलीस्ट, कि 2 बॉन्ड अगर दिया है, 3 बॉन्ड दिया है, जितना भी बॉन्ड दिया है ना उसका जो भी वेट होगा, सारा अगर बॉन्ड का वेट को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। ये फॉर श्योर है। तुमको वेट आती वाला अभी ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी निकालने सिखाए थे, अभी बताए थे कि जो 5वां कॉलम है, 4 कॉलम का 5वां कॉलम है वेट का, वो टोटल ऐड करोगे तो 1 ही आएगा। तो जितना भी बॉन्ड होगा सबका वेट को अगर ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। ये तुमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में काम आएगा। ठीक है, वेट ऑफ एक्स वेट प्लस वेट ऑफ वाई प्लस वेट ऑफ जेड प्लस जितना भी हो इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, डन डन। अब हम लोग देखो, सर पहले क्वेश्चन नंबर 48 बनवाए हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्योंकि वो ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है, वो समझ का है चीज़। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 49। ओके 49 या पेज नंबर 5.48। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर 3 बॉन्ड्स ए बी एंड सी। 3 बॉन्ड के बारे में डेटा दिया हुआ है। बोले थे ना कि एटलीस्ट 2 बॉन्ड होगा, यहाँ देखो 3 बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर यूज बाई बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर टू फंड एंड आउटफ्लो शेड्यूल इन 6 ईयर्स। ये जो तीनों बॉन्ड है उसको यूज कर रहा है एक मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, क्योंकि उसको 6 साल के बाद एक पेमेंट देना है। तो 6 साल के बाद उसका एक लाइबिलिटी है, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी कितना है, 6 साल। करेंट यील्ड इज 9%। जो करेंट यील्ड है इन बॉन्ड पे वो 9% है। करेंट यील्ड क्या होता है, YTM। ओके, ये रिडीमेबल है, इरिडीमेबल बॉन्ड है, उसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, रिडीमेबल बॉन्ड है, तब भी करेंट यील्ड दिया है, उसको तुम YTM लेके चलो। ठीक है, क्यों लेके चलना है अभी हम याद नहीं है ठीक से, सर बोलते YTM लेके चलो। ऑल बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। जो भी बॉन्ड है सबका फेस वैल्यू 100 रुपया है और वो रिडीम होता है पार पे, मतलब 100 रुपया पे ही रिडीम होगा। इंटरेस्ट हर साल मिलता है, हाफ ईयरली नहीं है, एनुअली है। ठीक है, कूपन रेट दिया हुआ है 10, 11, 9, ये तीनों कूपन रेट है जिसे इंटरेस्ट निकालोगे तुम। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कूपन रेट ऑन फेस वैल्यू, तो 10% ऑन 100 रुपया, 11% ऑन 100 रुपया, 9% ऑन 100 रुपया। करेंट यील्ड क्यों दिया हुआ है, CMP निकालने के लिए हो सकता है ना, या कुछ भी देखेंगे क्या करना है, या फिर PV टेबल जब बनाते हैं, तो जब PV टेबल बनेगा तो उस टाइम KD चाहिए होता है, तो KD क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो करेंट यील्ड तो वही होगा ना, वही ले लेंगे 9%। पहला, इसमें कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। जितना भी बॉन्ड है सबका ड्यूरेशन ढूंढो। तो ABC तीनों बॉन्ड का तुमको ड्यूरेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे, पहले एक बॉन्ड ढूंढा, बॉन्ड का ड्यूरेशन ढूंढने के लिए करना होगा, PV टेबल बनाओ, फिर 5वां कॉलम, फिर 6ठा कॉलम, तो 4 कॉलम, ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से रेट से होगा, जो KD है 9%, उससे बनाओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू बनाओ। ठीक है, ओके। फिर आता है वेट का कॉलम, तो वेट का कॉलम बनाओ, वेट का कॉलम, उसको फिर आता है वेटेड एवरेज। वेट का कॉलम में क्या होता है, जो पहला प्रेजेंट वैल्यू आया है उसको डिवाइड करो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू से, तो वो पहला प्रेजेंट वैल्यू का वेट। दूसरा प्रेजेंट वैल्यू का वेट कैसे निकालेंगे, जो दूसरा प्रेजेंट वैल्यू है डिवाइडेड बाई टोटल प्रेजेंट वैल्यू, तो दूसरा प्रेजेंट वैल्यू का आ गया। वैसे सबका करते हुए चले जाओ, तो जब पूरा वेट ऐड कर दोगे, ये कितना साल का, 10 साल का मेच्योरिटी है, तो 10 साल तक जब वेट ऐड कर दोगे तो वो 1 आएगा कोई हालत में। जितना भी वेट ऐड होता है वो 1 ही आता है। ठीक है, ईजी। फिर तुमको निकालना है वेटेड एवरेज, 6th कॉलम। वेटेड एवरेज का क्या होता है, जो भी वेट आया है ना 5th कॉलम में, उसको मल्टीप्लाई कर दो जिस साल का वो ईयर है। पहला जो PV होगा वो इंटू 1 होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, दूसरा साल का PV इंटू 2 होगा, 10th साल का PV 10th
जो वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। ओके, सबको जब ऐड कर दोगे, वेटेड एवरेज को जब ऐड करोगे तब जो अमाउंट आएगा उसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो इस हिसाब से तुम्हारा बॉन्ड ए का ड्यूरेशन आ जाएगा। वैसे ही एक भी आ जाएगा, बी का भी आ जाएगा, सी का भी आ जाएगा। ठीक है, देखो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड हम दे दिए हैं, हम पूरा नहीं बनाए हैं क्योंकि फिर मतलब सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो तुम बना लेना उसको सीखने के लिए। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकाल दिए। सेकेंड, द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज आस्क्ड टू कीप 45 the bond portfolio manager has been asked to keep 45% of the portfolio money in bond A. Calculate the percentage amount to be invested in bond B and C that need to be purchased to immunize the portfolio. यहाँ पे जो क्लाइंट है इसका पोर्टफोलियो मैनेजर को बोला है कि बॉन्ड ए में ना 45% मनी इन्वेस्ट करना, बाकी का मनी बी सी में जैसे तुमको इन्वेस्ट करना तुम कर लो, लेकिन बॉन्ड ए में 45% होना चाहिए। तो ये 45% क्या है, तुमको क्या बोले थे कि क्वेश्चन खुद बोलेगा कि कौन सा बॉन्ड का कौन सा क्या वेट है। तो ए का तो तुमको वेट बता दिया कि 45% है, 0.45। बी और सी का नहीं बताया है, कैसे ढूंढे? तुमको बताया था ना कि सारा वेट अगर ऐड कर दोगे तो 1 आना चाहिए। तो वेट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। ए 45% है, उधर ले जाओ, बी प्लस सी हो जाएगा 55%। ठीक है, तो बी और सी बी प्लस सी 55% है, तो सी को क्या बोल सकते हैं, 55% माइनस बी का वेट, तो वही तुम्हारा सी का वेट होगा। करेक्ट। जैसे कि ए अगर 45% है और मान लेते हैं कि बी का वेट 10% है, तो ए 10 नहीं 20% है, तो 45। ठीक है, ए का 45%, बी का 20%, सी का नहीं पता है। हम अभी सी का फॉर्मूला क्या बोले, सी का फॉर्मूला बोले 55%, मतलब 55% माइनस बी का वेट। तो बी का वेट अभी कितना था 20%, तो 55 में से 20 माइनस करोगे तो सीधा कितना आएगा 35। अब ऐड करके देख लो, 45, 20 और 35 ऐड करोगे तो 100 आएगा, दैट इज 1%, दैट इज 100% इक्वल टू 1। ओके ना। तो तीनों को ऐड करोगे तो जब अलजेब्रा बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि बी का वेट क्या है और सी का वेट क्या है, अपने आप वेट निकल गया। तो कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड सी, आ गया सेकेंड का आंसर भी, कि कितना तुम्हारे पास बॉन्ड बी का वेट है और ए का और सी का। इजी। थर्ड बोलता है, आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चार्ज चेंज अकर्ड। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए, अगला साल पता चल रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो उससे क्या होगा, तुमको बताया था ना कि कूपन रेट नहीं चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाता है। जो मार्केट में नया बॉन्ड सब है, तो हमको जैसे ही इंटरेस्ट आएगा, जो मेरा करेंट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया उसको फिर से हम इन्वेस्ट करने जाएंगे। जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो पता चलेगा भाई वो तो चेंज हो गया। हम जब ये बॉन्ड खरीदे थे सोचे थे कि अभी 10% हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, हर साल हमको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, उसको हर वक्त इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने पे भी 10% मिलेगा। लेकिन अब तो इन्वेस्ट करने पे दूसरा परसेंटेज मिल रहा है, जो पहले से इन्वेस्टेड उस पर 10% मिलेगा, लेकिन जो नया अब इन्वेस्ट करने जाएंगे जो इंटरेस्ट हमको आया है उस पर तो 10% नहीं मिलेगा, उस पर कम मिलेगा। तो वही बोल रहा है, आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स इंक्रीजिंग। एक सेकेंड, हाँ एक मिनट, एक चीज़ थर्ड बोलने से पहले हम एक चीज़ मिस कर गए जो शायद तुमको कंफ्यूज कर देगा, क्योंकि कंफ्यूज होने वाला है। हम तुमको क्या बोले, वेट, हम सी का वेट निकालने के लिए बोल दिए 55% माइनस वेट ऑफ बी। करेक्ट। ई तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया, लेकिन तुम निकालोगे कैसे कि वेट ऑफ बी क्या है और सी क्या है? उसके लिए तुमको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना होगा। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है, क्या उसको कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई इंटू वेट ऑफ वाई, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वैसे। तो इस सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू तुम्हारा आना चाहिए क्या, क्या उसको कहते हैं, ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो जब सब आ जाएगा, जब इसको इस अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को बनाओगे तब सारा वेट आ जाएगा। ठीक है, इजी। अब पार्ट 3 का बात करते हैं। पार्ट 3 क्या बोलता है कि आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%। इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तुमको बोल रहे थे कि इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया। अब इंटरेस्ट रेट कितना बन गया है 11%, पहले कितना था 9%। तुम बोलोगे तो फ़ायदा हो गया, फ़ायदा नहीं होता भाई, उसका भी एक लॉजिक होता है। उसका लॉजिक अभी छोड़ दो, मत समझो। तो तुम्हारा इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है, तो ये गलत ही बात है, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया है। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड्स आर, बॉन्ड ए का ड्यूरेशन ये है, बी का ये है, सी का ये है।
इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड। अगर ड्यूरेशन ये हो गया तो क्या पोर्टफोलियो अभी भी इम्यूनाइज है, ये चेक करना है। कैसे चेक करें? चेक करने के लिए देख बॉन्ड इम्यूनाइज है कि नहीं, या मेरा फाइनेंशियल स्टेट इम्यूनाइज है कि नहीं, चेक करने के लिए क्या करते हैं हमको सिर्फ ये देखना था कि जो ड्यूरेशन ऑफ मेरा पोर्टफोलियो है वेदर इट इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी और नॉट। तो मेरे पास सारा बॉन्ड का अथी दे दिया है, क्या उसको कहते हैं, ड्यूरेशन दे दिया है। वेट हम निकालना पड़ेगा फिर से, करेक्ट। वेट निकालने बैठोगे, नहीं वेट तुम्हारा पहले से हम लोग भी निकाले ना सेकंड में, तो सेकंड में जो वेट निकाले हैं वही वेट यूज़ करो और तुम चेक करो। ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो तो इजी से निकाल दोगे क्योंकि ड्यूरेशन तुमको नया वाला ड्यूरेशन दे दिया है, वेट तुम निकाले हुए हो, सब काउंट करके प्लस करते चले जाओ, ए का बी का सी का सब जब ऐड कर दोगे तब वो इक्वल टू 6 होना चाहिए। यहाँ पे जब चेक करोगे तो पता चलेगा वो 6.2 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा बॉन्ड इम्यून नहीं है। तो क्वेश्चन सीधे पूछना, इज दिस पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड? नो, इट इज नॉट स्टिल इम्यूनाइज्ड, इट्स नॉट, बिकॉज the duration of bond portfolio is not equal to duration of liability, so it's not okay, easy। तुम एक बात बता, बॉन्ड का ड्यूरेशन क्यों चेंज हो गया जब यहाँ पे करंट यील्ड चेंज हो रहा है? सोचो, क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत नहीं है कि क्यों चेंज हो रहा है ड्यूरेशन, लेकिन स्टिल सोचो कि क्यों चेंज हुआ होगा। भाई ड्यूरेशन कैसे निकलता कोई बॉन्ड का? प्रेजेंट वैल्यू टेबल, फिर वेट और वेटेड एवरेज का कॉलम, 6 कॉलम। तो जब प्रेजेंट वैल्यू टेबल आता है उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन वो रेट है जिससे हम लोग डिस्काउंट करने वाले हैं, और हम लोग कौन सा डिस्काउंटिंग रेट लेते हैं? YTM वाला। तो अभी लिए थे 9%, तो 9% पे हमको ड्यूरेशन अलग अलग आया था। अभी जब इसका ड्यूरेशन अथी YTM चेंज हो गया 9 से 11, तो साइड सा बात है कि तुम्हारा ये ड्यूरेशन भी चेंज होगा, करेक्ट ना? समझ में आया ड्यूरेशन क्यों दिया, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो चेंज हो गया तो ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन सीधा तुमको सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज करके बता सकता था कि 11% हो गया, ड्यूरेशन खुद से निकालना होता, फिर वेट तुम्हारे पास है तो ड्यूरेशन और वेट को फिर मल्टीप्लाई करना होता, तो फिर से लंबा प्रोसेस हो जाता। इसलिए क्वेश्चन फिर तुमको खुद से दे दिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है। फिर है 4th क्वेश्चन, डिटरमाइन द न्यू परसेंटेज ऑफ B and C बॉन्ड दैट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो, बॉन्ड A रिमेनिंग एट 45% ऑफ द पोर्टफोलियो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई जब अभी 3rd क्वेश्चन में जो बोला कि ड्यूरेशन चेंज हो गया है, लेकिन ये तो नहीं बोला था कि तुम्हारा वेट चेंज हो गया है, ये नहीं बोला था नॉर्मल कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग पहले वाला वेट ले लिए थे, करेक्ट। तो जब उस वेट से मल्टीप्लाई किया तो पता चला 6.2 जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अब तुम वेट चेंज करो B और C का, इस तरीके से चेंज करो कि तुम्हारा बॉन्ड इम्यून हो जाए। हम कैसे वेट चेंज कर दें भाई? अभी जब तुमको बोले थे कि सेकंड वाला क्वेश्चन में कि हम एक चीज़ मिस कर गए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, तो बोले थे कि ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला लाओगे तभी तुम बॉन्ड B का और बॉन्ड C का तुम निकाल सकते हो वेट। तो जो बॉन्ड B और बॉन्ड C का जो वेट है किस बेसिस पे निकला? ऑन द बेसिस ऑफ 6, दैट इज योर ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी। तो ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी तो 6 ही है। अब ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 6 था, पहले हम बात करते पुराना बात जो भी था, ड्यूरेशन ऑफ लायबिलिटी 6 था, हमारे ड्यूरेशन हम पहले से निकाल लिए थे और इस बेसिस पे हम वेट डाल दिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो पहले से था मेरे पास और लायबिलिटी तो कांस्टेंट है, वेट हम लोग ढूंढ लिए, करेक्ट। लेकिन अगर ड्यूरेशन चेंज हो गया है लेकिन ये लायबिलिटी कांस्टेंट है तो वेट भी चेंज होगा, और वेट अगर चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि वो 6 के इक्वल आ जाए, करेक्ट। और इक्वल आना भी चाहिए क्योंकि जो वेट ऑफ B और C जो ला रहे हैं उस 6 के ही कंपैरिजन में ला रहे हैं ना। वेट ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 6 कर रहे हैं, तो यहाँ का जो वेरिएबल है वो 6 की वजह से आंसर आ रहा है, करेक्ट। अभी 3rd क्वेश्चन में हम वेट नहीं चेंज किए थे क्योंकि नहीं बोला था चेंज करने के लिए कि तुमको तो सिर्फ देखना है ये पुराने वेट से क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो अब बोल रहा है कि अब तो ड्यूरेशन चेंज हो गया, अब अपना वेट ऐसा चेंज करो कि वो इक्वल टू 6 आ जाए। तो वेट चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे? नॉर्मल सा फॉर्मूला है, हमको पता है कि अभी भी वेट ऑफ C इज इक्वल टू 55% माइनस वेट ऑफ B, लेकिन जब इसको ये तो आंसर नहीं आया तुम्हारे पास, वेट नहीं आया C का ना B का, A का पता है 45%। अब तुम डालो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाला, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड, उसके साथ जब 6 से कंपेयर करोगे तो नया वाला तुम्हारे पास ड्यूरेशन अति आ जाएगा, वेट आ जाएगा, तो आ गया। इजी, वेरी इजी, समझ में आया? पूरा का पूरा अति 4 क्वेश्चन बन गया। एटलीस्ट ये क्वेश्चन 10 नंबर का होगा एटलीस्ट, और एट मोस्ट 15 नंबर का।
इतना इजी। पहला में क्या करना था, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड तुम निकाल दिए, 4 कॉलम प्लस 5 6। दूसरा में तुमको क्या करना था, तुमको ढूंढना था कि हम कौन सा परसेंट, कितना वेट डालें बॉन्ड बी और सी को कि मेरा बॉन्ड इम्यून हो जाए। करेक्ट, क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड सी दैट नीड्स टू बी परचेज टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। तो वो निकाल दिए, ईजिली निकल गया, क्योंकि हमको हर वक्त पता है कि जितना बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे उसका वेट अगर निकालेंगे तो वो आना चाहिए ऐड करके। उस हिसाब से एक हम फॉर्मूला बना दिए कि सी इज इक्वल टू, एक एक्सप्रेशन बनाया कि सी इज इक्वल टू 55% माइनस बी। इस एक्सप्रेशन को डाल दिए ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाला में, क्योंकि हमको इम्यूनाइज करना है उसको कोई हालत में, और इम्यूनाइज के बेसिस पे ही हम वेट डालेंगे। इम्यूनाइज कब होता है, जब इज इक्वल टू वो होगा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो इक्वल टू पहले ही लाइब्रेट कर दिया, हमको पता है कि हमको 6 के इक्वल करना है, तो इस हिसाब से वेट आ गया, तो मेरा इम्यून होगा ही होगा, क्योंकि हम पहले से बोले हुए थे कि इक्वल आएगा, तो इक्वल में फॉर्मूला डाल दी, हो गया। फोर्थ में क्या बोल रहा है तुमको, थर्ड में क्या बोल रहा है कि भाई हम ड्यूरेशन चेंज कर दिए। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यील्ड रेट चेंज हो गया। तो जब ड्यूरेशन चेंज हो गया तब तुम देखो कि क्या तुम उसी प्रोपोर्शन में, बोला नहीं कि उसी प्रोपोर्शन में, लेकिन नॉर्मल चीज़ है, तो उसी प्रोपोर्शन में क्या हम लोग अभी भी इम्यून है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इम्यून होने के लिए हम वेट दे दिए चुके हैं, और वेट इज इन अकॉर्डेंस टू आपका ड्यूरेशन है। तो जब तुम ड्यूरेशन चेंज कर दोगे तो वेट भी तुमको चेंज करना होगा। अगर पुराने ड्यूरेशन, नया ड्यूरेशन के साथ पुराना वेट अगर यूज़ कर रहे हो तो कोई हालत में वो इक्वल नहीं होगा तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के। नॉर्मल सा बात है, तो पोर्टफोलियो इम्यूनाइज नहीं हुआ। फोर्थ पूछता है कि चलो ठीक है, सब कुछ चेंज हो चुका है, अब बताओ क्या ऐसा वेट डाले कि इम्यून हो जाए। बहुत इजी है, जो ड्यूरेशन नया वाला है उस हिसाब से इक्वल टू 6 कर देंगे, जो एग्जेक्टिव एक्सप्रेशन उसको डालेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इक्वल टू 6 हम पहले से बना के रखें, एक्सप्रेशन ही ऐसा बनाया है कि 6 आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा, मेरा बॉन्ड इम्यून हो गया। बॉन्ड इम्यून कब होता है भाई, जब हमारा ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लोन हो गया। इजी इजी। अब हम लोग चलते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 49, हम लोग चलते हैं 48 में, जो सर पहले करवाए थे। देखो हम रेड पेन से लिखे हुए हैं पेज नंबर 102 पे। वी लर्न, क्वेश्चन बनाने के बाद हम सीखे, 2 क्वेश्चन बनाने के बाद, कि वी लर्न कि बॉन्ड इज इम्यून इफ, ओनली इफ डीबीपी इज इक्वल टू डीएल। डीबीपी दैट इज ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। ओके ये क्वेश्चन बनाने का, ये वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है और कितना मेहनत लगता है, इसे समझो। क्वेश्चन बनाने के बाद बहुत कुछ सीखना पड़ता है खुद से, तब जाके हम वीडियो बना पाते हैं, कि एक बार में हम अच्छा तरीके से याद करना, एक तरीके से एकदम याद ही हो जाए वैसा क्वेश्चन हम वीडियो समझाते हैं, कि दिमाग लगाने का अपना जरूरत ही नहीं पड़े। ओके डन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 का। 48 क्या बोलते हैं, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। ए को चाहिए 1 लाख रुपया 2 साल के बाद, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना है, लाइबिलिटी कितना है, 2 साल। ओके, फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ, ही हैज चॉइस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देयर डिटेल्स आर एक्स एंड वाई। उसको 1 लाख चाहिए 2 साल के बाद, उसके पास ऑप्शन है बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट कर सकता है, वाई में इन्वेस्ट कर सकता है, या दोनों में इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, दोनों एक्स का फेस वैल्यू दिया है, वाई का भी फेस वैल्यू, कूपन भी दिया है दोनों का जिसपे इंटरेस्ट मिलेगा, YTM भी दिया है 1 और 4। YTM क्यों देता है भाई, उसी से तो तुम ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालोगे ना मेरे भाई, वही तुम्हारा KD है। करेक्ट, हम यहाँ KD लिख भी देते हैं, नहीं तो फिर कहीं भूल जाएंगे तो। ओके अच्छा सॉरी, वो थी ईयर्स टू मेच्योरिटी है, ईल्ड टू मेच्योरिटी नहीं है, ईयर्स टू मेच्योरिटी दैट इज मेच्योरिटी पीरियड। वो सॉरी, जो करंट ईल्ड नीचे दिया हो ना वो YTM है, और YTM क्यों है, क्योंकि वो KD है, वो मेरे काम आता है PV निकालने में। करंट प्राइस भी दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है। इजी। ओके, तुमको एडवाइस करना मिस्टर ए को वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाई बोथ द बॉन्ड, और इफ यस देन इन विच क्वांटिटी। क्वेश्चन ये है कि तुम एडवाइस करो मिस्टर ए को कि क्या वो पूरा पैसा एक्स में डाल दे या फिर वाई में डाल दे, या फिर एक्स और वाई में ऐसे डाले कि सब कुछ काम हो जाए। ओके, तो या तो इंडिविजुअल डालना है या दोनों में डालना है, वही चीज़ सीखना है हम लोगों को। ठीक है, ओके सीखते हैं। अज्यूम दैट देयर विल बी नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। हमको अज्यूम क्या करना है कि इसमें कोई भी कॉल रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है, इसको इग्नोर मारो, कोई काम का नहीं है। ओके,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको क्या लगता है, कोई दिमाग में बात आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन बनेगा? एक बात तो क्लियर होना चाहिए, ये तुमसे पूछ रहा है कि तुमको कैसे तुम इन्वेस्ट करो कि तुम आज से 2 साल के बाद तुम्हारे पास 1 लाख आ जाए। और इन्वेस्ट क्यों करना है? क्योंकि उसको रिटर्न्स चाहिए, क्योंकि फिर से उसको इंटरेस्ट जो उस बॉन्ड पे आएगा आज से 1 साल के बाद फिर से वो इन्वेस्ट कर देगा। लेकिन फिर वही रिस्क आ जाएगा कि जब री इन्वेस्ट करने जाएगा तो हो सकता है इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए। तो इस तरह का सिचुएशन है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉन्ड इम्यूनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। हम लोग अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्यून करने के लिए बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, और सिर्फ एक बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, हमको पोर्टफोलियो बनाना होता है। हम लोग अपना बॉन्ड को, अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्यून कब करते हैं? जब पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो पहले हमको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, और उस पोर्टफोलियो का ऐसा ड्यूरेशन होना चाहिए कि वो लाइबिलिटी के ड्यूरेशन से मैच कर जाए। दैट इज यहाँ पे 2 साल का, समझे? और जब हमको पोर्टफोलियो बनाना होता है तो हमको एटलीस्ट 2 बॉन्ड चाहिए। तो ये तो तुम्हारे दिमाग में क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि हमको दोनों में इन्वेस्ट करना होगा। ये जो पहला क्वेश्चन था, वेदर यू शुड बाई 1 बॉन्ड, वो तो कोई काम का ही नहीं है। तुमको बॉन्ड इम्यून करना है तो एटलीस्ट 2 बॉन्ड चाहिए, 2 ही बॉन्ड है यहाँ पे। तो तुम्हारे दिमाग में क्लियर है कि तुमको दोनों बॉन्ड का पहले ड्यूरेशन निकालना होगा, वेट निकालना होगा, तो तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो आ जाएगा। और बॉन्ड पोर्टफोलियो आ नहीं जाएगा, तुमको ये दोनों को जब ऐड करोगे वेट, अच्छा समझाते हैं तुमको एक बार, तुमको ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो, तुमको जो बॉन्ड का पोर्टफोलियो बनाना है वो ऐसा बनाना है जिसका ड्यूरेशन इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी है। मतलब जो मेरा बॉन्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए उसका भी ड्यूरेशन 2 ही साल होना चाहिए। ठीक है, ओके डन। क्या यहाँ तुमको वेट के बारे में कुछ बोला है कि बॉन्ड ए में कितना वेट जाएगा, बॉन्ड बी में कितना वेट जाएगा? वो तो नहीं बोला है। कैसे निकालोगे, सीखते हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि हमको कुछ भी करके क्या करना है, बिजनेस बॉन्ड पोर्टफोलियो का जो ड्यूरेशन है इक्वल करना है ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी के लिए। क्लियर? ओके। तो बॉन्ड लाइबिलिटी का हमको पता है ड्यूरेशन, बॉन्ड पोर्टफोलियो का मेरे पास ड्यूरेशन नहीं है, तो कैसे निकालें? तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स मल्टीप्लाइड बाई वेट ऑफ एक्स प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई इंटू वेट ऑफ वाई। ओके, तो वेट का तो भी नहीं पता है, ड्यूरेशन निकाल सकते हो तुम कोई भी बॉन्ड का? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? 6 को कॉलम, 4 कॉलम पीवी का, वेटेड एवरेज करो, आंसर आ जाएगा। पीवी कौन सा रेट होगा? जो करेंट यील्ड रेट दिया हुआ है वही केडी है, तो वैसे करके निकाल दो। तो जब वैसे करके निकालोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, जो वेटेड एवरेज का जो टोटल होगा वही तुम्हारा क्या बनता है, वेटेड एवरेज जो कॉलम 6 कॉलम उसका जो टोटल होता है वो बनता है तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड एक्स भी निकाल दिए, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड वाई भी निकाल दिए। अब तुमको दोनों का वेट निकालना होगा, तभी जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो आ जाएगा। करेक्ट। वेट कैसे निकाले भाई? यहाँ पे तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में वेट ऑफ ए दिया हुआ था, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें 2 ही बॉन्ड है। क्या करें? बहुत ईजी है मेरे भाई, तुमको एक बात बता चुके हैं कि वेट ऑफ जितना बॉन्ड होगा ना सबको ऐड करोगे तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। मतलब वेट ऑफ एक्स और प्लस वेट ऑफ वाई करोगे तो 1 आना चाहिए। करेक्ट। तो एक्स प्लस वाई का मतलब वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू वेट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स? बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं, सिर्फ बोल सकते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन वेट ऑफ एक्स कितना है या वेट ऑफ वाई कितना है तो पता नहीं चला। कैसे पता चलता है? हम लोग इस एक्सप्रेशन को डाल देते हैं तुम्हारा उस फॉर्मूला में। किस फॉर्मूला में? इम्यूनाइजेशन फॉर्मूला में। इम्यूनाइजेशन फॉर्मूला कौन सा है? ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। तो हमको ऐसा वेट लाना होगा, क्योंकि ड्यूरेशन तो कांस्टेंट मिल गया हमको और ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी भी हमको मिल गया है। हम सिर्फ वेट ऐसा लाएंगे कि दोनों को करने के बाद इक्वल टू 2 आ जाए। तो बस वैसे डाल देना है हमको इजीली। तो जो हमको बी का वेट आया और ए का आया है उस फॉर्मूला में डाल दो। तुम्हारे पास जब तुम उस फॉर्मूला को बनाओगे, फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? 1 इंटू वेट एक्स प्लस 3.563 इंटू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स इक्वल टू 2। जब इसको क्लीन करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। इजी। यहाँ 1 क्या था? ड्यूरेशन ऑफ एक्स। 3.563 क्या था? ड्यूरेशन ऑफ वाई।
वेट ऑफ एक्स की जगह वेट ऑफ एक्स ही लिखे हैं, क्योंकि वेट ऑफ एक्स मिल गया है, वेट ऑफ एक्स हमको नहीं मिला था, तो हम डब्ल्यू एक्स लिखते हैं। वेट ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या निकालते हैं, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। तो जब 3.53 इंटू वेट ऑफ वाई करना है तो उसके 3.53 इंटू 1 माइनस डब्ल्यू एक्स कर दो। जब ऐसे आंसर बनाओगे तो तुम्हारे पास वेट आ जाएगा, और जब वेट आ जाएगा तो ये तुम्हारा फॉर श्योर है कि इस वेट में जब तुम इन्वेस्ट करोगे ना, इस वेट के यूजिंग और ड्यूरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर श्योर है कि 2 आएगा, उसी से तो आंसर आया है, ईजी। तो तुम्हारे पास वेट आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा था कि ही शुड बाय बोथ द बॉन्ड्स एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। तो तुमको पता चल गया कि किस परसेंटेज में तुमको बॉन्ड इन्वेस्ट करना है, पता है तुमको, लेकिन तुमको सिर्फ अभी इतना पता है कि तुमको किस परसेंटेज में, एक्स में कितना परसेंट डालना है, वाई में कितना परसेंट डालना है, ये सिर्फ परसेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी खरीदना होगा, तुम्हारे पास सिर्फ परसेंट है। अब 100 हमारे पास है कि बोल रहा है कि बॉन्ड जो वेट एक्स है वो 60% खरीदना है, और वाई हमको 39% 40% खरीदना है। तो 1 लाख भी 60% हो सकता है, 10 लाख भी 60% होता है। कितना बॉन्ड हमको खरीदना होगा उसके लिए। तो भाई यहाँ पे आता है थोड़ा सा सीखने का चीज़, क्या कि हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि कितना बॉन्ड खरीदना है, वो कैसे निकाले हम कि कितना बॉन्ड खरीदना है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि हमको कितना पैसा चाहिए उस बॉन्ड से। अब वो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है भाई। आज से 2 साल के बाद तुमको 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख का तुम अति निकाल दो, क्या उसको कहते हैं, डिस्काउंट कर दो प्रेजेंट वैल्यू में। हमको आज से 2 साल के बाद 1 लाख रुपया चाहिए, आज नहीं चाहिए। हमको आज 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, 2 साल के बाद 1 लाख चाहिए। तुम तो ये बोल सकता था कि भाई तुमको 1 लाख रुपया चाहिए, तो क्या करो कि 60,000 तुम इसमें डाल दो, 40,000 डाल दो। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। हमको 1 लाख चाहिए 2 साल के बाद, समझे। तो 1 लाख 2 साल के बाद चाहिए, तो आज तो हम इन्वेस्ट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पे। तो 1 लाख को तुमको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना होगा 2 साल पहले। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो केडी है तुम्हारा, कितना है केडी तुम्हारा, 10%। तो 10% केडी करो, तुमको पता चल जाएगा कि तुमको आज क्या चाहिए। तो क्वेश्चन जब बनाओगे तो तुमको पता चलेगा कि तुमको चाहिए 82,600, करेक्ट। चाहे तुम बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करो, वाई में करो, किसी में इन्वेस्ट करो, तुमको आज इन्वेस्ट करना होगा 82,600, तभी तुमको 1 साल के बाद वो होगा 1 लाख, 2 साल के बाद होगा 1 लाख। क्यों, बॉन्ड एक्स या वाई दोनों में इन्वेस्ट करके ही, दोनों में इन्वेस्ट करने, तुम क्या बोला विशाल कि तुम चाहे बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करो, वाई में इन्वेस्ट करो, या दोनों में इन्वेस्ट करो, तुमको आज चाहिए 82,600। एक मिनट, हाँ तो मैंने क्या बोला कि चाहे तुम बॉन्ड एक्स में इन्वेस्ट करो या बॉन्ड वाई में इन्वेस्ट करो, तुमको आज इन्वेस्ट करना होगा 82,000 के आसपास। क्यों भाई, बॉन्ड एक्स और वाई दोनों में 82,000 नहीं, वैल्यू क्यों है उनका, तो करंट मार्केट प्राइस कुछ और होगा, कुछ और होगा नहीं भाई। इसीलिए है क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट सेम है, और इंटरेस्ट रेट सेम है क्या, होना भी चाहिए भाई। इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट कहाँ लिखा हुआ भाई, कूपन परसेंट चेंज नहीं, सेम नहीं है, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम है, करेक्ट। तो तुम चाहे ए में इन्वेस्ट करो, बी में इन्वेस्ट करो, तुमको 1 लाख रुपया अति देना है 2 साल के बाद, तो डिस्काउंट करो 1 लाख को, तो तुमको प्रेजेंट वैल्यू में तुम्हारे पास 82,000 ही होना चाहिए। क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहे एक्स ए हो या बी हो, एक्स हो वाई हो, दोनों में डिस्काउंट फैक्टर 10% है, केडी 10% है। तो हमको आज प्रेजेंट वैल्यू 82,000 इन्वेस्ट करना है। तो भाई तुमको प्रेजेंट में 82,000 इन्वेस्ट करना है, लेकिन तुम एक बॉन्ड में तो इन्वेस्ट नहीं करोगे, इसलिए तो निकाले हैं बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, दोनों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। लेकिन कितना इन्वेस्ट करना है, उसके लिए वेट तुम निकाले हुए हो। तो तुम क्या करोगे, 82,600 को मल्टीप्लाई कर दोगे 61% से, और 82,000 को इन्वेस्ट मल्टीप्लाई जो 39% वाई का है उतना, तो 82,000 जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको उसका 60% दे दो एक्स में और 40% वाई में, ईजी। तो एक्स में तुमको इन्वेस्ट करना है 50,000 रुपया, वाई में इन्वेस्ट करना है 32,000 रुपया, क्लीन एंड क्लियर। तब भी भाई तुम निकाला कि तुमको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, लेकिन कितना बॉन्ड खरीदोगे एक्स का, कितना बॉन्ड खरीदोगे वाई का, वो कैसे निकालें, बहुत ईजी है। अभी तुमको पता है कि 50,000 एक्स में खरीदना है और 32,000 वाई में, कितना बॉन्ड खरीदाएगा वो कैसे पता करें, जितना इन्वेस्ट करना है डिवाइडेड बाई जो उसका करंट मार्केट प्राइस है, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ईजी। इस क्वेश्चन को समराइज करने के लिए क्वेश्चन को उल्टा पढ़ो। क्वेश्चन पूछता है क्या कि नंबर ऑफ बॉन्ड तुम बताओ कि हम खरीदें कि हम आज से 2 साल के बाद हमको 1 लाख रुपया मिल जाए। तो ये श्योर है कि तुमको 2 बॉन्ड खरीदना होगा, क्योंकि तुमको इम्यून करना है, करेक्ट। तो 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए
तुम 2 बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए तुमको क्या जानना चाहिए कि कितना बॉन्ड खरीदें, कितना बॉन्ड नहीं खरीदें, वो कैसे पता करें? तुमको पहले पता करना होगा कि आज से अगर 2 साल बाद 1 लाख चाहिए तो आज हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। पता चल गया कि 82,000 इन्वेस्ट करना चाहिए, डिस्काउंट कर दिए, ठीक है 82,000 इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन एक्स में कितना इन्वेस्ट करें, वाई में कितना इन्वेस्ट करें, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए तुम क्या वेट निकालो। वेट निकालने के लिए क्या करना होगा, तुमको इम्यूनाइजेशन फार्मूला यूज़ करना होगा। इम्यूनाइजेशन फार्मूला यूज़ करने के लिए तुमको दोनों बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालना होगा, तब वेट निकलेगा। और जब वेट निकल गया तुम्हारा तो तुमको पता चल गया कि 82,000 को किस वेट में डिवाइड करना है। और जब डिवाइड हो गया तो तुमको पता चला कि एक्स में कितना इन्वेस्ट करना है, वाई में कितना इन्वेस्ट करना है। तुमको अमाउंट पता चला कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन कितना नंबर ऑफ बॉन्ड खरीदना होगा उसके लिए करेंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। इजी। सो दोनों का दोनों क्वेश्चन बन गया जो बॉन्ड पोर्टफोलियो में था। ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है, सिर्फ समझ लो। एक बात तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड इम्यूनाइज कब होता है, कब कहलाता है, जब पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी। और पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन निकालने के लिए तुमको वेट निकालना होगा। वेट निकालने के लिए तुमको वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है, इम्यूनेशन फार्मूला, सर्कल। ओके। और कुछ खास है, 2 को सर नोट दिए थे, वेट ऑफ बॉन्ड इनिशियली इन ईच बॉन्ड ऑन द बेसिस। हाँ, पेज नंबर 98 पे सर एक नोट दिए हैं, सेकंड नंबर नोट है, ऊपर ही दिए। क्वेश्चन क्या नोट क्या बोलता है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इनिशियली इन ईच बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेट कैलकुलेटेड अबव। अभी हम लोग इससे पहले टॉप पेज पढ़ोगे तो वेट कैसे कैलकुलेट करना वो सिखाए हुए। तो सर बोलते कि अगर तुमको पता करना है कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आज से 2 साल के बाद हमको या 10 साल के बाद हमको जो लाइबिलिटी, जो ड्यूरेशन ऑफ वैलिडिटी है, उसके बाद हमको जो लाइबिलिटी है वो मिल जाए, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टू बी सेटल यूजिंग बॉन्ड YTM इनटू वेट ऑफ बॉन्ड एज कैलकुलेटेड अबव। अभी जो हमने किया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर में 49 में, कि हमको क्या करना था कि आज हमको इन्वेस्ट करना था कि आज से 2 साल के बाद 1 लाख मिले, तो हम क्या किए, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाले। तो देखो वही बोला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड यूजिंग बॉन्ड्स YTM यूज़ करके हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, निकाल दिए। लेकिन ये तो सिर्फ निकला कि कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन एक्स में कितना इन्वेस्ट करेंगे, वाई में इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 82,000 जो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना होगा वेट ऑफ द बॉन्ड, जो हम कैलकुलेट करेंगे। बस वही चीज़ दिए हुए हैं और कुछ खास नहीं है। डन।